नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय काल विभाजन और नामकरण उस पर चर्चा की थी और उसके दो भाग हम आपको शेयर कर चुके हैं। और चूँकि हम हिंदी साहित्य को जो पढ़ते हैं तो पूरे तीनों वर्ष और एमए की परीक्षाओं का पैटर्न समझने के लिए और विषय जो पेपर जो बनाए जाते हैं वो भी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण को देखते हुए बनाए जाते हैं कि भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल जो है वो अलग अलग होते हैं। और उसी तरह से जो है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में भी पेपर का विभाजन भी जो है प्रश्न पत्र आपके जो बनाए जाते हैं वो भी कमोबेश साहित्य के इतिहास और काल विभाजन से प्रेरित और प्रभावित दोनों होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले जो है इस बड़े विषय पर एक बार चर्चा कर ली जाए। इसीलिए ये कुछ 2-3-4 भागों में आप तक पहुंचाया जाएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सरल और सहज भाषा में आपको जो है हम समझाने का प्रयास करें। और पिछली 2 कक्षाओं में जैसा कि हमने साहित्य के इतिहास और काल विभाजन पर बात की थी, आज के व्याख्यान में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण पर बात करेंगे। क्योंकि उनके द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण हिंदी साहित्य में कमोबेश आज भी स्वीकार्य है। कुछ उसमें जो है कमियां हैं, उस पर भी अपन बात करेंगे। और कुछ जो उसकी खूबियां हैं जिसके कारण जो उनके द्वारा किया गया साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण का ढांचा आज भी स्वीकार किया जाता है, उस पर भी हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण पर अपनी बात रखूं, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने विक्रम संवत के हिसाब से अपना काल विभाजन और नामकरण किया है। उस समय तक प्राय हिंदी के विद्वान जो थे वह काल विभाजन और कवियों का जन्म और वो मृत्यु जो है वो विक्रम संवत में ही दर्शाते थे। और जबकि आज हम जो है ईस्वी सन के अभ्यस्त हैं, उसका जो है हमें अभ्यास है। तो ये आप ध्यान रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो विक्रम संवत में है और हमें उसको ईस्वी में कन्वर्ट करें तो भी ठीक है और नहीं करें तो भी हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से ईस्वी सन की बात कर रहे हैं। ये हमें ध्यान होना चाहिए। और इसका एक छोटा सा आपको मैं फॉर्मूला बता दूं कि विक्रम संवत लाने के लिए जो है वह ईस्वी सन जो होता है विक्रम संवत जो अगर लाना है तो ईस्वी सन में हमको जो है 57 वर्ष जोड़ देने हैं, तो उससे जो है विक्रम संवत आ जाता है। और यदि इसका अपन उल्टा कहें तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत में जो विभाजन किया है और हमें अगर ईस्वी सन चाहिए तो हम 57 वर्ष उसमें से घटा देंगे। यानी कि अगर हम ये बात करें कि 500 जो है विक्रम संवत, तो अब हमें अगर ईस्वी सन चाहिए तो 500 में से 57 जो है हमें घटाने पड़ेंगे। 57 वर्ष घटा देंगे तो हमारा जो है ईस्वी सन जो है वह आ जाएगा। विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा देने पर हमें ईस्वी सन की जो है प्राप्ति हो जाएगी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा। आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल कहते थे, मध्यकाल जिसमें पूर्व मध्यकाल भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल रीति काल और आधुनिक काल। ये उनका मोटा मोटा जो है काल विभाजन और नामकरण का जो उनका प्रयास था वो इस तरह से था। और उन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल जिसको उन्होंने रीति काल नाम दिया। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन को अगर यूँ कहें तो 4 काल अवधि में बांटा। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ये तो उनके नामकरण हुए जो उन्होंने पूरे समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास को किया। चूँकि 1930 में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था तो इसलिए जो है वो जो काल विभाजन और नामकरण है वो वहीं तक मिलता है, उसके बाद जो है वो नहीं मिलता है। तो हम उस तक भी माने तो भी आज भी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस ढांचे में से भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को पूरी तरह
हम स्वीकार किया है हमने। केवल जो विवाद है वह आदिकाल को वीरगाथा काल कहने पर है। चूँकि आचार्य शुक्ल के सामने जो है वो वीर गाथाओं जो उनको मिली थी, जो कि ऑथेंटिक नहीं थी, प्रामाणिक नहीं थी, पर वो जो उनके पास थी उसी को आधार बनाकर उन्होंने वीर गाथा काल आदिकाल को नाम दिया था, जो आज उतना प्रासंगिक नहीं है। लेकिन जो उसके बावजूद दूसरी बात ये थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वह धार्मिक साहित्य की कोटि में उन्होंने जो है लोक काव्य और जैन और सिद्धनाथ के साहित्य को वो धार्मिक कोटि के साहित्य में वो मानते थे, इसीलिए भी उन्होंने वीर गाथाओं पर ज़्यादा जोर दिया। तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को हम अगर काल विभाजन में जो देखें तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक के समय को उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है, जिसे हम आदिकाल कहते हैं अपने जो है काल विभाजन और नामकरण में। तो 1050 से 1375 विक्रम संवत अर्थात जो है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। मैंने जैसे कि पहले कहा कि 57 वर्ष हम घटा देते हैं, तो 1050 विक्रम संवत से वो हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं वीर गाथा काल को। तो 1050 में से अगर हमें ईस्वी सन पाना है तो 57 वर्ष घटा देंगे हम, तो 993 वर्ष। तो अगर हम उस तरह से देखें तो आज जो मोटे मोटे तौर पर आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है, यानी जो शुक्ल जी 993 कह रहे हैं और अधिकांश विद्वान 1000 ईस्वी से मानते हैं, तो लगभग बराबर ही उनके पड़ता है। वहाँ से लेकर 1318 ईस्वी, आजकल के विद्वान 1400 ईस्वी तक आदिकाल को, कुछ लोग 1350 ईस्वी भी मानते हैं। तो वो हो गया पहला चरण काल विभाजन और नामकरण का हिंदी साहित्य के इतिहास का, वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल के शब्दों में, और आदिकाल जिसको हम मानते हैं यानी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी या 1050 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत शुक्ल जी के हिसाब से। दूसरा जो उन्होंने नामकरण और काल विभाजन किया वह किया पूर्व मध्य काल, विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। इसको उन्होंने भक्ति काल जो है नाम दिया था, और इसी का उत्तर मध्य काल जो उन्होंने काल विभाजन किया उसका उन्होंने नाम रीति काल किया था, जिसको उन्होंने 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना था। भक्ति काल को लेकर हमारे यहाँ किसी विद्वानों में कोई विवाद नहीं है और सभी ने इस काल विभाजन को स्वीकार किया है। 1375 विक्रम संवत यानी फिर इसमें से अगर ईस्वी सन चाहे तो हम 57 वर्ष घटा देते हैं। 1318 ईस्वी से जो है आपके 1643 1700 विक्रम संवत तक शुक्ल जी भक्ति काल मानते हैं, तो 1643 तक वो माना जाता है। ये भी लगभग शुक्ल जी का जो काल विभाजन है काफ़ी हद तक जो है सटीक है, क्योंकि 1398 में कबीर का जन्म होता है और कुछ लोग 1350 और 1400 के समय को जो भक्ति काल मानते हैं, तो शुक्ल जी थोड़ा आगे ज़्यादा मान लिया, तो हम 1400 से 1650 तक मान सकते हैं। तो जो उत्तरी सीमा है, परवर्ती सीमा है, वो शुक्ल जी की काफ़ी हद तक सटीक है 1643 ईस्वी। शुक्ल जी ने जो उत्तर मध्य काल नाम से रीति काल का जो काल विभाजन किया उसको भी आज लगभग सभी ने स्वीकार किया है रीति काल नामकरण को लेकर। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई चाहे तो इसको श्रृंगार काल भी नाम दे सकता है, लेकिन आज हमारे यहाँ सर्वमान्य नाम जो है वह रीति काल ही है। रीति काल का जो है शुक्ल जी ने विक्रम संवत जो है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक किया था, यानी अगर हम ईस्वी सन में बात करें तो 1643 ईस्वी से 1843। ये भी मोटे तौर पर आज के विद्वानों को मान्य है। 1850 हम आधुनिक काल की शुरुआत 1850 से प्राय सभी विद्वान मानते हैं। कुछ लोग रीति काल को 1650 से 1850 मानते हैं, कुछ लोग 1600 से रीति काल मानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर शुक्ल जी का जो नामकरण और काल विभाजन है वो काफ़ी हद तक ठीक है। इसी प्रकार शुक्ल जी 1843 ईस्वी यानी उनके हिसाब से विक्रम संवत 1900 से लेकर बाद के अरसे तक वो आधुनिक काल उसका नाम देते हैं, जिसको उन्होंने गद्य काल कहा था। शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल में जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो हिंदी भाषा और साहित्य में गद्य की रचना जो है हुई थी, इसलिए उन्होंने आधुनिक काल यानी मॉडर्न पीरियड जिसका एक नामकरण है उसको उन्होंने गद्य काल कहा था। उसके अलग अलग उत्थान जो है उन्होंने बताए थे, प्रथम द्वितीय और अलग अलग तरह से। तो वो विक्रम संवत 1900 से मानते हैं, तो अगर हम 57 वर्ष इसमें घटाएं तो 1843 ईस्वी आता है। बहुत ही सटीक नाम है। और आधुनिक काल को लेकर भी
किन्हीं विद्वानों में किसी तरह का जो है मतभेद या वो नहीं है, स्वर स्वीकार्य नाम है। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपने इतिहास में काल विभाजन और नामकरण करते हैं, वह काफ़ी हद तक आज की तारीख में मान्य और स्वीकार्य है। आपत्ति केवल जो है वह आदिकाल में वीरगाथा जो काल उन्होंने नाम दिया उसको लेकर है, और जो है रीति काल को कुछ लोग श्रृंगार काल कहना पसंद करते हैं और बहुत सारे नाम उनके हैं, उसको लेकर है। अन्यथा शुक्ल जी का जो ढांचा है वो मोटे मोटे तौर पर आज भी हिंदी साहित्य में जो है स्वीकार्य किया जाता है। तो जब आप अपने प्रश्न पत्र देखेंगे तो वो भी इसी तरह से हैं, यानी भक्ति काल जो है वो एक पूरा प्रश्न पत्र है, तो भक्ति काल के काल विभाजन के आधार पर एक जैसा हो गया। रीति काल जो BA द्वितीय वर्ष में आपका पेपर है, तो वह भी जो है एक तरह से पूरे उस समय की रचनाओं से जुड़ा हुआ है। और आधुनिक काव्य जो है वो आपका BA प्रथम वर्ष में पेपर है, तो वो आधुनिक काल के जो कवि रचनाकार हुए उनको लेकर वो प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो इसलिए आपके लिए काल विभाजन और नामकरण को समझना बेहद आवश्यक था, जो हमने वीडियो में आपको पहले भी बताया, और एक और इस पर हम वीडियो और चर्चा करेंगे। उसके बाद इस विषय को हम समाप्त करेंगे, वो होगा आधुनिक काल का जो है काल विभाजन और नामकरण, यानी कि आधुनिक काल में कौन कौन से विकास के चरण थे और कौन कौन से साहित्य की जो है जो रचनाएं प्रवृत्तियां थी उसको क्या क्या नाम दिया गया। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण आज भी हिंदी साहित्य में काफ़ी हद तक मान्य है और उसको हमने स्वीकार किया है। तो अगर हम इस पर अगर जो है प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो हमारे सभी प्रश्न पत्र उसी तरह से जो है बनाए गए हैं। रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल कविता के प्रश्न पत्र वैसे ही हैं, और उसी प्रकार जो है गद्य के पेपर भी जो है वो, चूँकि आधुनिक काल में ही हिंदी साहित्य में गद्य की रचना की गई, उससे पूर्व गद्य की रचना बहुत छुटपुट मिलती है, उतनी नहीं मिलती है। अगर हम माने कि 1850 ईस्वी के कुछ अर्सा पहले और बाद में ही गद्य साहित्य का एक तरह का विस्फोट हुआ था, तो कहना जो है बहुत उचित होगा। इसलिए जो है गद्य की रचनाएं जो है वो सब आधुनिक काल में हमको बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, और इस मात्रा में मिलती है कि उपन्यास और कहानी तो आधुनिक काल की सबसे प्रमुख विधाएं बन जाती है, और कविता जो है उतनी बड़ी प्रमुख विधा नहीं रह जाती। तो इस तरह से आप इस आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण को कंठस्थ कर लें, याद कर लें। आपको हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये काल विभाजन और नामकरण है, तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य के किसी भी प्रश्न पत्र को करने में आपको जो है बहुत सुविधा होगी और आपको समझने में बेहद आसानी होगी। आप सबका बेहद बेहद धन्यवाद।